बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव नीलकुठी में हरिदास नाम का गरीब किसान रहता था। उसका परिवार बहुत छोटा था। उसकी एक ही बेटी थी जिसका नाम सीमा था। इन गरीब किसानों की जिंदगी ही यही है। दिन भर खेत जोतेंगे, रात को भूखे सोएंगे और फसल मेरी हवेली में भर जाएगी। आप सही बोल रहे हो मालिक। गांव में आपका दहशत इतनी है कि कोई गरीब आपके खिलाफ आवाज नहीं उठाता। गांव में आपकी चालाकी और बुद्धि के मार के कारण सभी गरीब अपनी घुटना टेक देते हैं। तो तुम्हें क्या लगता है मंगरू, मेरे चालाकी के आगे कौन इस गांव में है जो मुझसे शर्त लगाए? इस गांव में जितने भी किसान हैं, उन सभी को मैं अपने इस मुट्ठी में रखता हूँ। ये सभी मेरे यहाँ गुलामी खटते हैं, मेहनत ये करते हैं और मलाई मैं खाता हूँ। आप सही बोले मालिक। आप तो आप हैं, इन मजदूरों से दिन रात काम करवाते हैं और इनको उनका हक भी नहीं देते। इससे मुझे यह साफ पता चलता है कि आप इस गांव का बादशाह हैं। चलिए मालिक, अब अपने महल चलते हैं। मैं इनको खेत में अच्छे से काम करने को बोलकर आता हूँ। बलवंत सिंह को अपने जायदाद और बुद्धि का बहुत ही घमंड था। वो मजबूर और बेवस किसान को सताता था। उसके पास जितने भी किसान मजदूरी करते थे, उनको सही सही पैसा नहीं देता था। इस वजह से पूरे किसान उससे काफी परेशान थे। अरे मोहन भाई, सेठ तो बहुत ही निर्दयी है। हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, समय पर फसल उगाकर उनको को देते हैं, फिर भी वो हमें पूरी पैसे नहीं देते हैं। आखिर भगवान हमें गरीब ही क्यों बनाए? मेहनत करके भी अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पाए तो लालत है हम पर। लेकिन भैया, इसमें आपकी या मेरी गलती क्या है? हम तो पूरी मेहनत करते हैं और उस मेहनत का फल भी अच्छे होते हैं। लेकिन सेठ बेईमान है। वो अपना पावर का इस्तेमाल करके सारा मजदूरी का पैसा खुद खा जाते हैं और हमें दुत्कार कर भगा देते हैं। क्या हमारी गलती यही है कि हम गरीब हैं? अगर ये सच है तो मैं ऊपर बैठे भगवान से यही कहूंगा कि हे भगवान, अगर मेरे बच्चों का हक का रोटी किसी ने खाया है तो उसे कभी चैन से मत, जिन्हें देना इसका हिसाब जरूर लेना। बेचारे गांव के किसान चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि सेठ उनके सामने ऐसी ऐसी शर्त रखता कि बेचारे गांव वाले उसमें फंस जाते थे। कोई भी मजदूर उनसे खेत ठेके पर लेता तो सेठ उसे एक शर्त पर देती थी। ठीक है, मैं तुम्हें खेत ठेके पर दे दूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं जो तुम्हें माननी होगी। वहाँ राजू के घर के सामने 6 कट्ठे का जमीन है, उसमें तुम खेती करो, लेकिन फसल जो भी होगी उसका आधा हिस्सा मैं रखूंगा। चाहे मुझे जिधर से भी लेना पड़े, वो मेरी मर्जी होगी। ठीक है सेठ जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। मनोज भोला था। वह सेठ की चाल समझ नहीं पाता है और शर्त मंजूर कर लेता है। इसी गांव में हरिदास अपनी बेटी के साथ रहता था। वह बूढ़ा हो चुका था। उसका कोई संतान नहीं था सिवाय सीमा के। हरिदास का एक ही सपना था कि कैसे भी करके उसकी बेटी पढ़ लिख कर एक अच्छी इंसान बने, ताकि वो बेबस गांव वालों की मदद कर सके। बेटी, कुछ भी हो जाए, मैं मर ही क्यों न जाऊं, लेकिन तुम अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर कभी नहीं आओगी, ये तुम्हें मेरी कसम है। पिछले बार मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब क्या हो गई कि तुम अपनी पढ़ाई छोड़कर चली आई, लेकिन इस बार नहीं सीमा बेटी, इस बार तुम मेरा सपना पूरा करके ही आओगी। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं इस बार अपनी पढ़ाई पूरी करके ही आऊंगी। बस आप अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखना, ताकि मैं हर मुश्किल का सामना कर सकूं। सीमा अपने पिता से आशीर्वाद लेती है और पढ़ाई पूरा करने शहर चली जाती है। हरिदास का सीमा के अलावा और कोई संतान नहीं था, इसलिए सीमा को जाने का गम उसे बहुत सता रही थी। लेकिन हरिदास अपने दिल पर पत्थर रखकर सीमा को शहर भेजता है। चलो, भगवान की कृपा से सीमा अच्छे से शहर पहुंच गई। अब मुझे कोई चिंता नहीं, लेकिन उसे शहर भेजने में मेरा सारा पैसा खत्म हो गया है। अब राशन पानी कैसे होगा? एक काम करता हूं, सेठ जी के पास जाता हूं, वो कोई ना कोई काम तो जरूर दे देंगे। सेठ जी, मुझे आपसे एक उम्मीद है कि मेरे लिए आपके पास कोई काम होगा। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपके यहाँ काम कर सकता हूं। देखिए सेठ जी, मेरा कोई मांग नहीं है, आप जो भी खुशी से दोगे मैं वो ले लूंगा।
बस रोज का पेट भर जाए मेरे लिए काफी है। अरे हरिदास, तुम्हें तो पता ही है कि मेरे घर में नौकरों की कमी नहीं है, लेकिन खैर, तुम इतना जिद कर रहे हो तो कोई बात नहीं। मेरा एक छोटा खेत 2 कट्ठे का बचा हुआ है। अगर तुम उसमें खेती करके अपना गुजारा करोगे तो कैसा रहेगा? अरे वाह सेठ जी, ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक लग रही है। ऐसे भी मैं खाली बैठा ही हूँ। चलिए, अब आपने खेती के लिए खेत दे दिया, अब उसमें फसल उगाकर अपना गुजारा करूंगा। अरे हरिदास भाई, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? मेरी शर्त तो सुन लो। खेत खेती के लिए दे तो दिया, लेकिन तुम उसमें जो भी फसल लगाओगे उसमें आधा हिस्सा मैं लूंगा। लेकिन हाँ, मर्जी हमारी होगी। मुझे जिधर फसल पसंद आएगा वहीं से लूंगा। हरिदास सेठ की चाल नहीं समझ पाते हैं और उनकी शर्त मंजूर कर लेते हैं। अगली सुबह होते ही हरिदास कुदाल उठाकर खेतों में काम करने चले जाते हैं। चलो, मालिक से खेत ठेके पर ले तो लिया है, लेकिन बिना मेहनत के फसल कैसे होगी? मेरा शरीर भी कमजोर हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, जितना बन पड़ेगा उतना मेहनत करूंगा। इतना कहकर हरिदास कुदाल चलाने लगता है। उसका शरीर कमजोर था, लेकिन बेटी के खातिर उसने मेहनत करना भी सीख जाता है। देखते ही देखते समय बीत जाता है और हरिदास के खेत में फसल लहलहा रहा था। पहली बार खेती और इतना फसल देखकर हरिदास बहुत खुश होता है। अरे वाह भगवान, आपकी कृपा से मैं खेती किया और देखो तो फसल भी काफी अच्छा हुआ है। चलो जल्दी से इसे काट कर आधा फसल सेठ जी को और आधा फसल मैं रख लेता हूँ। अरे मालिक, आप यहाँ चैन से बैठे हैं और हरिदास वहाँ फसल काटने की तैयारी भी शुरू कर दी है, और मैंने सुना है उसकी फसल सबसे अच्छी हुई है। चलिए मालिक, नहीं तो हरिदास फसल काट कर रख ना ले। चलो चलो मंगरू, जल्दी से चलो, वरना हरिदास अपना दिमाग लगाने लगेगा। बलवंत सिंह और उसका नौकर मंगरू दोनों अपने खेतों की ओर दौड़ कर जाने लगते हैं, क्योंकि हरिदास का फसल तैयार हो चुका था। आज फिर ये लोग एक गरीब को बेवकूफ बनाने वाले थे। अरे मालिक, आप आ गए, अभी मैं आपको ही बुलाने वाला था। देखिए तो मेरे खेत में इतना फसल हुआ कि पूछो मत। अनाज आपके सामने है, अब आप इसका आधा हिस्सा ले लो और आधा हिस्सा मुझे दे दो। अरे हरिदास, तुमने फसल क्यों काटा? तुम्हें शायद मेरी शर्त याद नहीं थी क्या? मैंने बोला था कि आधा हिस्सा मुझे जिधर से पसंद आएगा उधर से लूंगा, लेकिन तुमने मेरे साथ धोखा किया। अब मुझे तुमसे ज्यादा अनाज लेना होगा। बलवंत सिंह एक नंबर का बेईमान सेठ था। वो कैसे भी करके गरीब मजबूर किसान को बेवकूफ बनाकर सारा अच्छा अनाज लेकर चला जाता है और हरिदास को 2 बोरी अनाज दे देता है। समय बीत जाती है और 2 साल के बाद सीमा शहर से अपनी पढ़ाई पूरी करके गांव लौट जाती है। गांव का हाल देखकर उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये उसका ही गांव है। पिताजी, मैं ये क्या देख रही हूँ? गांव का बुरा हाल हो चुका है, जहाँ देख रही हूँ किसान लोग परेशान उदास बैठे हैं। आखिर क्या हुआ पिताजी? आपका चेहरा भी काफी उदास है। आखिर बात क्या है? मुझे सच्चाई बताइए पिताजी। अरे सीमा बेटी, क्या बताऊं, इस गांव में एक बलवंत सिंह नाम का सेठ है जो हर किसान को अपनी बुद्धि और चालाकी से बेवकूफ बनाकर सारा अनाज ले लेता है और गरीब मजबूर किसान को खराब सरे गले फसल दे देता है। उसे शर्त लगाने की बहुत शौक है। ऐसी ऐसी शर्त किसानों से लगाता है कि बेचारे भोले भाले किसान उसमें फंस जाते हैं। मैं भी पिछले बार उसके झांसे में आ गया था। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं आ गई हूँ। अब इस सेठ को एक तेज पर ही लिखी लड़की से मुकाबला होगी। सारे किसानों को बेवकूफ बनाने का बदला मैं लूंगी। सीमा अब बरह लिख कर तेज हो चुकी थी। गांव वालों को सताना उसे बहुत बुरा लग रहा था। सीमा अब शपथ ले चुकी थी कि सेठ को सबक सिखाना है। सीमा भी सेठ के पास खेत ठेके पर लेने के लिए पहुंच जाती है। सेठ जी, मैं हरिदास लाल की बेटी सीमा हूँ। मेरे पिताजी का तबीयत खराब है, इसलिए मैं खेत ठेके पर लेने आई हूँ। अरे सीमा, तुम तो कमजोर लड़की हो और पढ़ी लिखी भी लग रही हो। तुम खेती कैसे करोगी? जाओ घर और अपने पिता का ध्यान रखो।
कमजोर लड़की खेती नहीं करती। सेठ जी, शायद आपको एक लड़की की ताकत का अंदाजा नहीं है। एक बार खेत ठेके पर देकर देखिए, पता चल जाएगा। अरे वाह, बात तो तुम बिल्कुल फतेह की करती हो। ठीक है, जाओ, मैंने तुम्हें खेत ठेके पर दे दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। चलिए अब मिलते हैं सीधे फसल काटने के दिन। अरे रुको सीमा, तुमने अभी मेरी शर्त तो सुनी ही नहीं। खेत में तुम जो भी फसल लगोगी उसमें का आधा हिस्सा और ऊपर का हिस्सा मैं रखूंगा। अगर तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है तो बोलो। सीमा सब जानती थी कि सेठ उसके सामने शर्त जरूर रखेगा। सीमा हाँ कह देती है और सीधा घर चली आती है। अगले दिन से ही सीमा और उसके पिता खेत में जोर शोर से काम चालू कर देती है। कुछ ही दिनों में फसल तैयार हो जाती है और सेठ बलवंत सिंह खेत में देखने जाने लगते हैं। अरे सीमा, यह क्या? हर साल तुम्हारे पिता गेहूं की खेती करते थे तो मुझे लगा कि तुम भी गेहूं लगाएगी, लेकिन तुम तो मुझे धोखा दे दी। अब शर्त के अनुसार मैं घास फूस कैसे लूं? देखिए सेठ जी, मैं वो सब नहीं जानती। आप शर्त ही कुछ ऐसे रखे थे कि मजबूरन मुझे आलू की खेती करनी पड़ी। अब आपको अपने शर्त के अनुसार घास फूस ही लेना पड़ेगा। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। सीमा बहुत ही चालाक थी। उसे पता था कि आलू नीचे होता है और सेठ के शर्त के अनुसार नीचे का सारा हिस्सा उसे मिल जाएगा और ऊपर का घास फूस कंजूस सेठ को। सीमा सारा आलू लेकर अपने घर चली जाती है और सेठ देखता ही रह जाता है। अरे मंगरू, आज तक मुझे किसी ने बेवकूफ नहीं बनाया, लेकिन ये 4 दिन की लड़की मुझे बेवकूफ बना दी। हाँ मालिक, आप ठीक बोल रहे हैं। ये लड़की तो काफी तेज निकली। अब आगे इससे बचकर ही रहना होगा। सेठ हक्का बक्का हो गया था। गांव में किसी की हिम्मत नहीं थी कि सेठ को धोखा दे सके, लेकिन सीमा पढ़ी लिखी और तेज लड़की थी। वो सेठ को मुंहतोड़ जवाब दी थी। कुछ दिन बाद फिर से सीमा सेठ के पास आती है। सेठ जी, मैं फिर से आपके पास खेत ठेके पर लेने आई हूँ। मुझे फिर से वही खेत ठेके पर चाहिए। देखो सीमा, मैं तुम्हें खेत ठेके पर दूंगा, एक ही शर्त पर कि तुम मुझे पिछले बार की तरह धोखा नहीं दोगी। इस बार मेरी शर्त कुछ अलग है। अगर तुम जो फसल लगाओगी उसमें ऊपर और नीचे का दोनों फसल मैं लूंगा और बीच का फसल तुम लोगी। बोलो मंजूर है तो? सीमा सेठ की शर्त मंजूर कर लेती है और फिर से खुशी खुशी घर चली जाती है। सुबह होते ही सीमा और उसके पिता दोनों खेत में फसल लगाने के लिए खेत को तैयार करने लगते हैं। इस बार सीमा गन्ने की खेती करती है, क्योंकि गन्ना ना तो नीचे होता है और ना ही ऊपर। गन्ना तो बीच में होता है। इस बार सेठ को पता चल जाएगा कि उसका पाला किससे पड़ा है। पिताजी, इस बार आप सेठ का चेहरा देखना कैसे उतरा हुआ दिखेगा। उसे शर्त लगाने की बहुत शौक है ना। मैं आपसे वादा करती हूँ, शर्त लगाने का नाम से उसे नफरत हो जाएगा और गांव वालों से कभी नहीं बेईमानी करेगा। बस इस फसल को तैयार होने का देर है, उसके बाद देखना मजा आएगा। अरे वाह बेटी, मुझे तुम पर पूरा गर्व है। मुझे यकीन है कि तुम घमंडी सेठ को सबक जरूर सिखाओगी और भोले भाले किसानों उनका हक जरूर दिलाओगी। जीते रहो मेरी सीमा बेटी। ऐसे ही गांव वालों की मदद करो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। देखते ही देखते वो दिन आ जाती है जब सीमा का फसल तैयार हो जाती है। चारों तरफ गन्ना लहलहा रहा था। सीमा की मेहनत और सूझबूझ से जो भी खेती होती फसल लाजवाब होती। फिर से सेठ बलवंत सिंह को पता चलता है कि सीमा का फसल तैयार हो चुका है। सेठ और उसके जासूस नौकर दोनों खेत की ओर निकल जाते हैं। अरे मालिक, जल्दी जल्दी पैर चलाइए, देखे तो सही की इस बार सीमा फसल क्या लगाई है। इस बार आपकी चालाकी काम आती है या फिर इस बार भी आप हारने वाले हैं? अरे मंगरू, शुभ शुभ बोलो। अगर ऐसा हुआ तो सबसे पहले तुम्हें ही सबक सिखाऊंगा। ऐसा कभी नहीं होगा। सीमा मुझसे नहीं जीत सकती है। इस गांव में ऐसा कोई नहीं जो मुझसे मुकाबला करे। मुझसे तेज कोई नहीं है। सेठ का घमंड बता रहा था कि वो कितना बड़ा बेवकूफ है। सेठ खेत में जैसे पहुंचता है
सीमा का गन्ने का खेत देखकर उसके पैर तले जमीन खिसक जाती है। आइए आइए सेठ जी, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। आपके शर्त के अनुसार मुझे बिच का फसल दे दीजिए और ऊपर नीचे का फसल आप ले लीजिए। क्या हुआ सेठ जी, खामोश क्यों हो गए? आपको बहुत शौक था ना शर्त लगाने की, अब क्या हुआ? सेठ को मानो कि एक सगमा लग गया हो। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। एक लड़की से हारने के वजह से उसका बोलती बंद हो चुका था। मालिक, ये सीमा तो आपसे भी 2 कदम आगे निकली। आप बुरा न माने तो मैं एक बात कहना चाहता हूं। सीमा के आगे आप अपनी गलती स्वीकार कर लीजिए। मुझे लगता है कि आप पिछले जितने किसानों के साथ बेईमानी किए हैं, उसी का भगवान हमसे बदला ले रहे हैं। अगर मेरी बात माने तो ये सब करना आज से बंद कर दीजिए, नहीं तो हम लोग अभी इतना ही बर्बाद हुए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि भगवान हमसे सारा जायदाद ही छीन ले। तुम ठीक कह रहे हो मंगरू, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है, क्योंकि इस गांव में ऐसा कोई नहीं था जो मुझसे चालाकी कर सके। लेकिन भगवान सीमा को हमारे बीच भेज दिए ताकि वो मुझे सुधार सके। सीमा, मुझे माफ कर दो, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं ये वादा करता हूँ कि आज के बाद से मैं किसी गांव के किसानों के साथ ऐसा शर्त नहीं लगाऊंगा जिसमें उनका घाटा हो, और मैं उनको पूरी हक का पैसा दूंगा। कभी बेईमानी नहीं करूंगा। बस तुम मुझे बख्श दो। देखिए सेठ जी, मुझे आपसे कोई जाति दुश्मनी तो नहीं थी, लेकिन आप गरीब गांव वालों को सताते थे, यही मुझे अच्छा नहीं लगता था। अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है तो माफी मुझसे नहीं, बल्कि उन्हीं गांव वालों से मांगिए जिनको आप बेवकूफ बनाकर खूब पैसे छापे। आज सीमा की सूझबूझ से एक घमंडी सेठ गलत रास्ते से सही रास्ते पर आया। सेठ उन सभी गांव वालों से माफी मांगता है जिनको वो बेवकूफ बनाकर पैसे कमाता था। सभी गांव के किसान सीमा से बहुत खुश होते हैं। अरे वाह हरिदास भैया, आपकी बेटी सीमा तो काफी तेज और चालाक है। अगर वो सेठ को उनके ही भाषा में सबक नहीं सिखाती तो सेठ आज भी हम पर जुल्म और कठिनाइयां डाहता। वाह सीमा बेटी, आज तुम्हारी पढ़ाई हम गांव वाली की काम आई। खुश रहो सीमा बेटी। तो इस तरह सीमा अपने गांव वालों को मुसीबत में भी साथ दी और कंजूस बेईमान सेठ को अच्छा सबक सिखाई। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अगर कोई इंसान अपनी बुद्धि और दिमाग का सही इस्तेमाल करे तो ऐसे ऐसे कितने बलवंत सिंह को वो धूल चटा सकता है। इसीलिए हमें हार मानने की बजाय एक बार मुकाबला कर लेनी चाहिए। धन्यवाद।